इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। यहाँ पे हमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में पढ़ना है। पहला प्रेसिपिटेट और दूसरा कैटलिस्ट। वन बाय वन समझते हैं कि क्या होता है। पहला प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। Insoluble solid which settles down after completion of the reaction। तो प्रेसिपिटेट क्या है? एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो बीकर के अंदर जनरली सेटल डाउन करता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बच्चों ये जो आपने देख रहे होंगे यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो शो हो रहा है ऐसा। इसका मतलब प्रेसिपिटेट। जहाँ पे भी डाउनवर्ड एरो अगर शो है इसका मतलब वहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट है और ये कैसा होता है? प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रेसिपिटेट के बारे में थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, कैटलिस्ट। वो क्या होता है? Catalysts are the substances that increase the rate of reaction without itself being consumed in the chemical reaction. Example, in the formation of ammonia, Fe, that is iron, act as a catalyst. तो बच्चों कैटलिस्ट क्या होता है? ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट से मिलकर जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना देते हैं। बट ये ना रिएक्शन के अंदर इनकी खास बात क्या है ना, ये रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते। अगर इनिशियल में हमने रिएक्शन के कैटलिस्ट डाला है सपोज 5 ग्राम, तो रिएक्शन के कंप्लीट के बाद हमें 5 ग्राम ही कैटलिस्ट मिलेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होता, वो एज इट इज रिएक्शन में रहता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है अमोनिया फॉर्मेशन का, यहाँ N2 प्लस H2 मिलके बना रहे अमोनिया। इस रिएक्शन के अंदर ना हमारा जो ये Fe है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर N2 और H2 में हमने Fe कैटलिस्ट में ला दिया तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, बट याद रखना है ये कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा नेकेड आई से देख के कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक तो कुछ होंगे जिन्हें देख के हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं। सो these observable changes indicate that a new substance has been formed during the reaction. First, evolution of gas. अगर गैस रिलीज होगी तो हम क्या कहेंगे? हाँ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड, चेंज इन कलर। अगर हमें कोई कलर चेंज नोटिस होगा तो हम क्या कहेंगे? हाँ, केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी हम देखेंगे कि या तो हीट रिलीज हो रहा है या हीट लग रहा है तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फोर्थ, चेंज इन स्टेट। अगर हमें जब भी कोई रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज ऐसे नोटिस होगा, जैसे या तो वो लिक्विड से गैस में जा रहा होगा या सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, ऐसा भी कुछ होगा, तो कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा प्रेसिपिटेट के बारे में, जब भी कहीं पे प्रेसिपिटेट बनेगा तो हम कहेंगे डेफिनेटली हाँ केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। ओके, अब इन 5 कैरेक्टरिस्टिक को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं बच्चों। तो पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। Some chemical reaction produce gas which can be seen as bubbles or fumes. For example, the reaction between zinc and sulfuric acid releases hydrogen gas. यहाँ पे देखो बच्चों, हमने एक इक्वेशन लिखा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 के साथ मिलके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा कुछ देर पहले कि अगर डाउनवर्ड एरो है मतलब वो क्या है? प्रेसिपिटेट। उसी तरह अगर अपवर्ड एरो कहीं पे आपको शो हो रहा है इसका मतलब कि वो गैस रिलीज हो रही है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना, उसी तरह। ठीक है, तो जब भी हमें कुछ गैस ऐसा रिलीज होता हुआ दिखाई देगा बीकर से, देखो यहाँ एक बीकर है, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे गैस रिलीज हो रही है ना, तो जब भी हमें कभी ऐसा गैस रिलीज होता हुआ दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। आई होप दिस
One is clear. Now let's move on to next characteristic. Change in color. A change in color is a common indicator of a chemical reaction signifying the formation of new substance. यहाँ पे एग्जाम्पल देखो बच्चों, आयरन जब कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है और यहाँ पे कॉपर है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में चेंज हुआ है, मतलब कलर चेंज हुआ है ब्लू टू ग्रीन। तो ऐसे तो इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं ना कि हाँ पहले बीकर में जो था सॉल्यूशन वो ब्लू कलर का था, अब वो ग्रीन हो गया है, तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। तो देयरफॉर change in color is also very important characteristic of a chemical reaction. Okay बच्चों, and this one very important, change in temperature. Many chemical reaction either release or absorb heat causing a noticeable change in temperature. अब ये जो change in temperature है ना बच्चों, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हीट रिलीज हो सकती है या हीट लग सकती है। अगर हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, और अगर हीट इन्वॉल्व होगी, हीट लगेगी तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होगी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना बच्चों, होनी तो नहीं चाहिए, अगर होती है तो आज की बात नहीं होगी। देखो एक्सोथर्मिक में क्या है ना, EX, ठीक है, इसका स्टार्टिंग इनिशियल क्या है EX, एग्जिट वर्ड से रिलेट करके चलेंगे। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, तो ऐसे याद रखेंगे एक्सो एग्जिट। तो जब भी एक्सोथर्मिक होगी मतलब हीट रिलीज हो रही है। उसी तरह एंडोथर्मिक, एंडो से क्या वाली वर्ड की फीलिंग आ रही है, इनसाइड, एंडो मतलब हीट लगेगी, हीट एब्सॉर्ब होगी। इस तरह से याद करके चलेंगे। अब क्विकली देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे होते हैं बट हम यहाँ पे दो एग्जांपल देख रहे हैं। पहला, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी नेचुरल गैस बर्न होगा तो हीट रिलीज होगा। दूसरा, रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। क्विकलाइम बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सिलिकेट लाइम भी कहते हैं या लाइम वाटर भी कहते हैं, तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं लिख देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलिकेट लाइम भी कहते हैं और लाइम वाटर। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं क्विकलाइम, QUICK, क्विक लाइम। ओके, अब एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, और इसके लिए इनको जरूरत पड़ती है सनलाइट की और क्लोरोफिल की। तो सनलाइट यहाँ पे हीट एनर्जी इसको देती है, और लाइट एनर्जी भी, बट बेसिकली हीट एनर्जी अगर हम मान के चले तो ये कैसे रिएक्शंस होंगे, एंडोथर्मिक। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, बच्चों ये डेल्टा ऐसे जो आपको ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है ना सिंबल, ये हीट का सिंबल है। इसको आप अगर नहीं चाहो तो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के पास ऐसे हीट भी लिख सकते हो। जब कैल्शियम कार्बोनेट में हीट हम लोग डालेंगे तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अब यहाँ पे फिर से देखो बच्चों, ये CO2 गैस, इसलिए हमने ऐसे अपवर्ड एरो बनाया हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसी तरह आप और भी पता लगाना कि कौन कौन से एक्सोथर्मिक है और कौन कौन से एंडोथर्मिक है। हम मूव करते हैं अपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, चेंज इन स्टेट। अ चेंज इन स्टेट, solid to liquid, liquid to gas, etc. can also indicate a chemical change. For example, ये रिएक्शन देखो आप, ये हमने पहले भी देखा है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाता है। यहाँ पे रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, दोनों ही गैसेस है,
बट जो प्रोडक्ट बना वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ चेंज हुआ ना स्टेट, गैसियस टू लिक्विड, तो कहेंगे हम कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। बच्चों हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, फिर से इसको रिपीट करते हैं चलो। इट इज एन insoluble solid forms from a solution which separates out from the solution and generally settle at the bottom of the container. A precipitate is indicated by a downward pointing arrow. ये ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट, इट इज अ insoluble solid which generally settles down at the bottom of the container. ये एक सॉलिड होता है जो सेपरेट आउट हो जाता है। तो जब भी कहीं पे प्रेसिपिटेट बनेगा तो हम तो आग से देख के पता लगा लेंगे ना उसको, क्योंकि वो सॉलिड है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा बीकर के अंदर। तो जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा तो हम कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। और इसी तरह ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे देखो बच्चों एक एग्जाम्पल है, lead nitrate reacts with potassium iodide and it gives lead iodide plus potassium nitrate। यहाँ पे जो lead iodide है बच्चों, जो येलो पीपीटी है, ठीक है, और ये जो lead नाइट्रेट है ये एक कलरलेस कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे आप इस बीकर के अंदर देखो, ये एक सॉलिड सा है ना जो सेपरेट हो रहा है और ये धीरे 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 नीचे सेटल कर जाएगा। ये प्रेसिपिटेट बन रहा है और ये येलो प्रेसिपिटेट है, लेड आयोडाइड। ठीक है, तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। अब बच्चों आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है, ठीक है, और उसको समझते हैं। Respiration is an exothermic process. Why? रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट क्यों? आइए इसको समझते हैं। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज combines, that is reacts with oxygen in the cells of our body which produces large amount of heat energy. Hence respiration is a exothermic process. तो बच्चों रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम ग्लूकोज खाते हैं, जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज रहता है ना, वो सेल के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए हम रेस्पिरेशन को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ हम ना इक्वेशन से समझेंगे। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ग्लूकोज का। ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है बच्चों? एनर्जी करेंसी है सेल का। ये एक तरह से एनर्जी, और एनर्जी क्या? बेसिकली हीट एनर्जी। तो आप डायरेक्टली चाहो तो हीट लिख सकते हो या फिर एटीपी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सेल के अंदर बन रहा है तो हमने एटीपी लिख दिया। तो हमने इस इक्वेशन से समझा कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइन करके रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी along with carbon dioxide and water. Okay.